होम लैब को एक्सेस करना चाहते हैं बट डोमेन नहीं है और डोमेन के लिए पे भी नहीं कर सकते, या फिर आपको हर एक चीज पे एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप गेम सर्वर होस्ट करना चाह रहे हैं और क्लाउड फ्लेयर आपको फ्री में गेम सर्वर की टीसीपी टनल्स का ऑप्शन नहीं देता। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे और एक ऐसे मेथड को जानेंगे जिसके जरिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। छोटी सी एक रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप के ऊपर होने वाली है जिसके अंदर हम एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर को यूज करेंगे। देखते हैं क्या हमें इसमें बेनिफिट होने वाला है और क्या कुछ हमारे पास इसके अंदर सेटअप के प्रोसीजर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके सेटअप को जिसके अंदर हम दो मेथड कवर करेंगे। एक हमारे पास डॉकर वाला मेथड है और दूसरा हमारे पास लिनक्स कंटेनर वाला मेथड है। पहला मेथड हमारे पास प्रॉक्समॉक्स कंटेनर वाला है, तो हमने आ जाना है पीवी हेल्पर स्क्रिप्ट पे और यहाँ पे हमें कंटेनर के लिए इंस्टॉलेशन की कमांड मिल जाएगी। अब ये कमांड है जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट जा रही है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट आपने रन करनी है उसको रन करने से पहले वेरीफाई जरूर करें। और हमने शेल में आ जाना है और यहाँ पे जो प्रॉक्समॉक्स का शेल है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक इंस्टॉलर विंडो दे देगा जिसके अंदर हमने कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होगी और हमारा कंटेनर रन हो जाएगा। हम यहाँ पे एडवांस इंस्टॉल में आएंगे और अपनी बारी बारी चीज़ों को सिलेक्ट करते जाएंगे। थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा कंटेनर बनाएगा और हमें लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड कर देगा जिससे हम एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर को एक्सेस कर पाएंगे और इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डॉकर सेटअप जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डॉकर के साथ जाते हैं तो लाजमी नहीं कि आपके पास लिनक्स ही होना चाहिए, क्योंकि डॉकर विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स बेशक जीयूआई वाला हो किसी में भी रन हो जाता है। तो डॉकर के लिए हमने एक अलग से कंटेनर सेटअप किया है। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो इसमें अपडेट की कमांड्स डालनी है ताकि हमारी सारी रिपॉजिटरीज अपडेट हो सकें। तो हमारा कंटेनर अपडेट हो चुका है। अब हम इसमें डॉकर की रिपॉजिटरीज को ऐड करके डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। अब हम अपने एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर के डॉकर कंटेनर को पुल करेंगे और उसको रन करवाएंगे। सबसे पहले हमने एक डायरेक्टरी बनानी है जो कि हमारे पास npm नाम से है और इसके अंदर चले जाना है और नेक्स्ट हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल होगी और इसके अंदर हम अपने कंटेनर के कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करेंगे। बाय द वे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी सारी। आप इनमें से भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप ये वाली भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। इसमें हम इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास लेटेस्ट वाली है और उसके बाद हमने पोर्ट मैपिंग दे दी है और उसके अलावा कुछ इसमें वॉल्यूम्स हमने अटैच करनी है जो कि लेट्स एनक्रिप्ट और डाटा के लिए हैं। इसको हम कंट्रोल एक्स ऐसे और एंटर करेंगे और अब हमारे पास सिंपल कमांड होगी डॉकर कंपोज अप और डैश डी दे देंगे ताकि डीटैच मोड में ये रन कर दे। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डॉकर की इमेज को पुल करना शुरू कर देगा और कुछ ही देर में हमारा जो डाटा होगा वो रेडी होगा रन करवाने के लिए। तो हमारा कंटेनर जो है वो पुल हो चुका है और अब हम देखते हैं कि हमारा कंटेनर रन कर रहा है या नहीं। उसकी कमांड है डॉकर पीएस। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर जो है वो कंटेनर अप एंड रनिंग है और इसमें 3 पोर्ट हमने अलाउ किए हुए हैं। अब 81 पोर्ट को हमने 81 को ही फॉरवर्ड किया था, तो हम अपने कंटेनर का आईपी एड्रेस पुल करेंगे और उसके ऊपर हमारा वेब पेज शो हो जाएगा। क्योंकि हम इस पे सिर्फ एक ही कंटेनर डॉगर का रन कर रहे हैं तो हमें पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा कि कोई और चीज़ अगर इस पोर्ट को यूज़ कर रही हो तो हमारा डॉकर जो है वो एरर दे जाए। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है जो कि 23 है और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखूँगा और पोर्ट 81 पे जाऊँगा तो मेरे पास एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर का सेटअप पेज आ जाएगा। अब हम इसको सेटअप करेंगे तो हम अपना रियल नेम ही दे देते हैं और पासवर्ड भी और हियर इज अवर एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर। लास्ट टाइम हमने क्लाउडफ्लेयर टनल्स को यूज़ किया था जो कि एक टनल सर्विस थी और उसके लिए हमें कोई भी पोर्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इस सेटअप के अंदर हमें पोर्ट 80 और 443 ओपन करना पड़ेगा इस सर्टेन कंटेनर के लिए ताकि कोई भी चीज़ एक्सेस की जाए तो वो इस कंटेनर तक पहुँचे। तो ये हमारी मेन नोड होगी जो कि चीज़ों को सर्व कर रही होगी। अब इसके लिए पोर्ट हम ओपन करेंगे और देखते हैं किस तरह से। हमारे पास इस कंटेनर की आईपी आ चुकी है और हम इस आईपी को कॉपी कर लेंगे और अपने मेन राउटर के डैशबोर्ड में जाएंगे। तो डैशबोर्ड में जाना है और आपने एक यहाँ पे एक सेटिंग ढूंढनी है पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब हर एक राउटर में ये डिफरेंट होगी। मेरे पास यहाँ पे पीटीसीएल का ZTE का राउटर चाह रहा है तो यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग मौजूद है। पोर्ट मैनेजमेंट या ओपन पोर्ट्स भी होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट नहीं मिलते तो टेस्टिंग के लिए आप इसको डीएमजी में भी डाल सकते हैं, बट डीएमजी के अंदर एक इशू ये होगा कि पोर्ट 81 भी फिर आपका एक्सपोज हो जाएगा तो अटैक सरफेस आपकी बढ़ जाएगी, तो उसको फिर आप फायरवॉल के ज़रिए ब्लॉक करेंगे ताकि एक्सटर्नल कनेक्शन वो अलाउ ना करे। तो अभी मैं सिर्फ पोर्ट HTTP 80 वाला पोर्ट रखूँगा और इसको मैंने पहले फॉरवर्ड किया हुआ है। तो
अगर आपने नहीं किए हुए तो आप न्यू में जाएँगे और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करेंगे। बट यहाँ पे मैं सिर्फ़ अभी आईपी अपनी चेंज कर दूँगा अपने पुराने कंटेनर की बजाय नए कंटेनर तक की। और इसी तरह मैं एचटीटीपीएस को भी पोर्ट 443 में अलाउ करूँगा अपनी नई आईपी पे। तो देखें ये हमारे पास रूल होंगे कि हमारा 80 पोर्ट वान साइड का 80 तक ही रहेगा और लान साइड का भी 80 रहेगा और इस लान होस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह का सेटअप आपने कुछ बना देना है। हर राउटर में डिफरेंट होगा बट मेन सेटिंग यही है और इसको अप्लाई करके सेव कर देंगे और ये हमारा पोर्ट फॉरवर्डने का मेन काम था। पोर्ट के अलावा हमें एक और मेन चीज़ चाहिए जो कि हमारे डोमेन नेम है जो हमारी आईपी पे पॉइंट करेगा। अब लास्ट टाइम हमने क्लाउडफ्लेयर और डिजिटल प्लेट से डोमेन को रजिस्टर किया था। यहाँ पे हम एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आप फ्री डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं और ये भी एक सब डोमेन होने वाली है डक डीएनएस की। इसके अंदर भी आपको एक कमांड के ज़रिए आईपी अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो डायनामिक आईपी के अंदर भी ये काम कर जाएगी और ईज़िली आपका सारा सेटअप होगा। सो मेरी रिकॉर्डिंग गलती से जो है वो फेस कैम वाली हो गई थी बट मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। आपने सिंपली जाना है डक डीएनएस पे और यहाँ पे लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने सब डोमेन ऐड की है ये वाली और ये हमारी आईपी के ऊपर अभी फॉरवर्ड होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसको ऐड करने के बाद हम इंस्टॉल में गए हैं और यहाँ से हमने डोमेन अपनी सेलेक्ट की है और जैसे ही डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ये वाली कमांड आ जाएगी। इसमें हमारे पास इस कमांड के अंदर टोकन के आगे वाली आपने जो स्ट्रिंग है वो कॉपी कर लेनी है एंड से पहले एंड आईपी वाली चीज़ आप कॉपी नहीं करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आपने nginx प्रॉक्सी मैनेजर में आना है और इसको जो है वो आपने आके एसएसएल सर्टिफिकेट में ऐड करना है। यहाँ पे हम अपनी डोमेन को ऐड करेंगे और इसी तरह एक और वाइल्ड कार्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डीएनएस प्रोवाइडर आपका होगा डक डीएनएस और यहाँ पे हमने अपना टोकन पेस्ट करना है। टोकन पेस्ट होने के बाद हमने प्रोपेगेशन टाइम 60 सेकंड दे देना है और इसको सेव करेंगे और ये हमारे जो एसएसएल सर्टिफिकेट है उसको जनरेट करवा रहा होगा। हमारा वैसे सर्टिफिकेट आ चुका है और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये सर्टिफिकेट अब हम अपनी सब डोमेन्स के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे। तो जल्दी से हम अपने प्रॉक्सी होस्ट बनाते हैं जो कि इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डैशबोर्ड में आ जाना है, यहाँ पे हमने प्रॉक्सी होस्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको अपना सब डोमेन लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे pve डॉट अपनी सब डोमेन या डोमेन जो है इसको हम ऐड कर देंगे और हमने अपना फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, इस आईपी और इस पोर्ट पे हमने फॉरवर्ड कर दिया है और यहाँ से हम इसमें कॉमन एक्सप्लॉइट को भी रिमूव कर सकते हैं और वेब सॉकेट्स पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं जो कि प्रॉक्समॉक्स के लिए ज़रूरी है। बाय द वे क्लाउडफ्लेयर के अंदर वेब सॉकेट्स का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है तो आपके प्रॉक्समॉक्स के जो कंटेनर हैं या कंसोल हैं वो नहीं चलेंगे। इसी तरह हम एसएसएल में आएंगे और यहाँ पे हमने अपना जो न्यूली क्रिएटेड एसएसएल सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करना है। इन तीनों को सेलेक्ट कर देना है। फोर्स एसएसएल का मतलब होगा कि एसएसएल लाजमी लगे और HTTP2 सपोर्ट ऐड कर दी और HSTS एनेबल्ड है, मतलब HTTP के ऊपर आपके ट्रैफिक इस आईपी के लिए काम नहीं करेगी और इसको हम सेव करेंगे और जैसे ही हमने सेव किया तो हमारी यहाँ पे एक प्रॉक्सी होस्ट ऐड हो गया। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास ये जो है मेरा प्रॉक्समॉक्स का कंटेनर लोड कर देगा। आफ्टर मच ट्रबल शूटिंग आई गॉट टू नो डैट कि मैंने यहाँ पे आईपी ही गलत डाली हुई थी। तो इसको ठीक करते हैं और अब चेक करते हैं हमारी नई आईपी पे ये चीज़ लोड, इट वाज वेरी फास्ट। और दूसरा भी हम ट्राई करते हैं। सो हमारी प्रॉक्समॉक्स नोड भी रन कर गई है। वो टू मैनी रीडायरेक्ट्स का इशू इसलिए था क्योंकि मैंने बैकएंड पे HTTP रिक्वेस्ट सेट की थी और यहाँ पे ऐड गार्ड भी हमारा रन हो गया है। इसी तरह अगर हम कोई और सर्विस रन करवाना चाहें, जैसे मेरे अभी इस सेटअप के अंदर क्यूबिट टोरेंट काम कर रहा है इस आईपी के ऊपर, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने nginx प्रॉक्सी मैनेजर में आऊँगा, ऐड प्रॉक्सी होस्ट में हमने ऐड कर देना है क्यूबी डॉट अपनी डोमेन और क्रिएट कर देना है। इसी तरह पे बैक एंड पे HTTP और यहाँ पे हम इसकी आईपी सेलेक्ट करेंगे। याद रहे ये HTTP और HTTPS का काफ़ी ज़्यादा इशू बनता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी मामला चले जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और इसी तरह हमने कॉमन एक्सप्लॉइट को ब्लॉक कर देना है और वेब सॉकेट की सपोर्ट दे देनी है। ज़्यादातर में ये चीज़ें आपकी यूनिवर्सल चलेंगी और इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा अब क्यूबिट टोरेंट रन करना चाहिए जिसको मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो मेरा क्यूबिट टोरेंट लॉगिन हो चुका है विद न्यू आईपी और क्योंकि ये
हमारे पास जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट भी अटैच है, तो कनेक्शन इज़ सिक्योर आ रहा है और आपको कोई भी यहाँ पे एरर वगैरह भी नहीं आएगा। तो हमारे प्रॉक्सी होस्ट तो बन गए हैं और अभी काम भी कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल नेटवर्क से वेरीफाई करने के लिए हम इसको किसी और कंट्री से भी एक्सेस करके देखेंगे, जिसके लिए हम वीपीएन का यूज़ करने वाले हैं। तो इस वक्त मेरी आईपी जर्मनी की आ रही है और आई थिंक ये जर्मनी का वीपीएन अटैच हुआ है। वीपीएन इंडिया के नाम से है बट अटैच जर्मनी का हो रहा है। और हम अपने यहाँ से लिंक उठाएंगे, लेट्स से क्यूबिट टोरेंट का ही उठा लेते हैं न्यू वाला लिंक, और इसको अब यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि क्या हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो विद इन नो टाइम हमारा क्यूबिट टोरेंट यहाँ पे भी रन हो चुका है और इसको हम लॉगिन भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी सारी सर्विसेज आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू रेजिडेंशियल डायनामिक आईपीज़ का है, क्योंकि आईपीज़ चेंज होती रहती हैं। तो इस सेटअप के लिए, क्योंकि हमने डोमेन को डायरेक्ट अपनी आईपी पे पॉइंट करवाया, तो अगर आईपी आपकी चेंज होगी तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। तो हम अब ऑटोमेटिक आईपी अपडेट का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ताकि खुद ब खुद हमारी आईपीज़ अपडेट हो जाएँ और हमें मैनुअली जाके हर दफ़ा आईपी अपनी टाइप ना करनी पड़े। तो हम डक डीएनएस के इंस्टॉल ऑप्शन में आ जाएंगे और इंस्टॉल ऑप्शन में ही आपको एक ये कमांड मिलेगी जिसको आपने रन करवाना है ऑन स्केड्यूल, और जितने स्केड्यूल पे आप ये रन करवाएंगे उतने ही स्केड्यूल पे ये आपकी आईपी को अपडेट करेगा। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और जाना है अपने कंटेनर में, और यहाँ पे कंसोल में आ जाएंगे और इसको हम यहीं पे बना लेते हैं जहाँ पे हमारे डॉगर का सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं डक डीएनएस के नाम से और इसमें मूव करवा देते हैं। उसके बाद तो नैनो के जरिए हम बनाएंगे डक डॉट एस एच की स्क्रिप्ट। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपनी ये वाली कमांड कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। याद रहे इसको आपने सेव करना है, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे टोकन आ रहा है, अगर वो टोकन किसी के हाथ लग गया तो आपकी आईपी को वो अपडेट करवा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये डक डी एन एस डॉट डक डॉट लॉग में सेव करा है, तो हमने इसकी भी लोकेशन को चेंज करना है। हम इसको एक दफ़ा एग्जिट करते हैं सेव करके और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और दोबारा से हम अपनी फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर रहे होंगे। कंट्रोल एक्स यस और एंटर करेंगे। अब हमने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है और इसको हम रन करके देखते हैं अब एक दफ़ा। तो हमारी रन हो चुकी है और कैट करते हैं डक डॉट लॉग और यहाँ पे हमारे पास लॉग आ रहा होगा, जो भी ओके का लॉग आएगा, इसका मतलब है कि हमारी आईपी अपडेट हो चुकी है। अब हमने इसको स्केड्यूल पे रन करवाना है, तो उसके लिए हम क्रोन टैब यूज़ करेंगे। क्रोन टैब ई में हमने नैनो से ओपन कर लेते हैं हम, क्योंकि ईजी टू यूज़ एडिटर है, और इसके लास्ट में आ जाना है और हमने इस कमांड को कॉपी करना है जो कि हर 5 मिनट के बाद इसको रन करवा रहा है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद आपने काम यहाँ पे ये करना है कि डक डॉट एस एच की जो लोकेशन है आपने यहाँ पे वो एग्जैक्ट लोकेशन देनी है। तो मेरे पास विंडो प्लस वी में पड़ी हुई है, दिस इज़ द फोल्डर npm और फिर आगे डक डीएनएस, मतलब यहाँ पे अपनी लोकेशन हमने दे दी है और इसको ओके करेंगे। सो इस तरह से आपकी डायनामिक आईपी की अपडेट का मसला भी ऑटोमेटेड हो जाएगा और कोई भी आपको उसका इशू नहीं बनने लगा। बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंसेस की। जहाँ पे हमारा क्लाउडफ्लेयर मेथड ज़्यादा सुपीरियर था सेटअप के हवाले से, वहाँ पे कुछ उसमें ड्रॉबैक्स हैं जो कि एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर हमें दे देता है, और यहाँ पे भी हमारे पास सारे फ़ायदे नहीं हैं, कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउडफ्लेयर में क्या क्या चीज़ें हमें पॉजिटिव मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें उसकी नेगेटिव हैं। पॉजिटिव में हमारे पास है कि हमें उसका सेटअप बहुत ईजी मिल जाता है, टनल्स हमारी काम कर जाती हैं, हमें कोई भी पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता। हमारे पास जो डोमेन का मेथड था वो ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि नेम सर्वर्स को यूज़ वो कर रहा था। इसके अलावा आपको डीडोस प्रोटेक्शन मिल रहा था, जो कि आपकी आईपी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी होम लैब है, और उसके अलावा आपकी आईपी मास्क हो रही थी, आपकी जो पब्लिक आईपी है वो एक्सपोज नहीं हो रही थी। बट लिमिटेशंस की तरफ आते हैं तो आपके पास कोई भी रॉ टीसीपी टनल्स का ऑप्शन नहीं है। आप गेम सर्वर्स को अगर होस्ट करना चाहते हैं तो क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए राउट नहीं कर सकते फ्री में। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि क्लाउडफ्लेयर के अंदर आप वेब सॉकेट्स की सपोर्ट आपको नहीं मिलती। आपने अगर प्रॉक्समॉक्स के नो वीएनसी सेशन वगैरह रन करवाने हैं तो उसके लिए आपको एडवांस सेटअप करना पड़ेगा। उसकी सपोर्ट आपको फ्री वाले क्लाउडफ्लेयर में आसानी से नहीं मिलती। एक और ड्रॉबैक आपको मिलता है 100 एमबीपीएस की फ़ाइल साइज़ का। ये लिमिट है क्लाउडफ्लेयर में, आप इसे बड़ी फ़ाइल को अपलोड नहीं कर सकते। चौथा आपको ड्रॉबैक जो मिलता है क्लाउडफ्लेयर का वो ये है कि आपके एचटीटीपीएस और एसएसएल सर्टिफिकेट या एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक डायरेक्ट आपकी क्लाउडफ्लेयर की सर्वर्स पे आ रही है और उसके बाद आप तक रिले हो रही है। तो आपका जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो आपकी एक थर्ड पार्टी सर्वर जो कि क्लाउडफ्लेयर है वो एक्सेस कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं। तो प्राइवेसी कंसर्न बनने के लिए ये चीज़ थोड़ी सी गौर फिक्र करने वाली होगी। अब चलते हैं इसके बरक्स एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर में हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आपके पास
डायरेक्ट आईपी का एक्सेस है, तो आपको टीसीपी कनेक्शन या टीसीपी फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इसको यूज़ करके आप इसकी डोमेन को गेम्स के अंदर रन करवा सकते हैं और गेम सर्वर को रन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, आपके पास कोई भी फाइल साइज़ की लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी चाहें फाइल साइज़ को अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी जो परफॉर्मेंस लिमिट है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट आईपी एक्सेस होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि एसएसएल सर्टिफिकेट आप खुद मैनेज करें तो डायरेक्ट आपके सर्वर्स के ऊपर एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक आ रही है, किसी भी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जा रही। तो यहाँ पे ये हमें फ़ायदा मिल जाता है कि आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहेगी, आपके अपने हाथ में रहेगी। चौथा आपको फ़ायदा मिल जाता है कि ये आपने एक दफ़ा सेटअप कर दिया, इसको आप खुद मैनेज करें, कोई भी थर्ड पार्टी मैनेज नहीं करी। अगर उनकी वेबसाइट डाउन जाती है, तो उसमें आपका कोई इश्यू नहीं होगा, आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। जहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स की बात आती है, तो वो थोड़े से ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि इसमें आपकी रियल आईपी, जो पब्लिक आईपी है, वो एक्सपोज़ हो जाती है, तो उस पे आपका अटैक हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे, तो अगर आपके आईएसपी ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो आप इसको कैरी ऑन नहीं करवा सकेंगे। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी, इवन अपनी सिक्योरिटी भी। तो डीडॉस और अटैक की सरफेस आपकी बढ़ जाती है, तो उसको आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि आपको अपडेट के दौरान इसका बैकअप लेना पड़ेगा अपडेट करने से पहले, क्योंकि 2-3 दफ़ा ये मेरा भी ब्रेक हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है, जिससे रिकवर करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ फ़ायदे भी थे। इसी तरह क्लाउडफ्लेयर के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ फ़ायदे थे। तो दोनों चीज़ों का मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपका फ़ेवरेट कौन-सा है या कौन-सा आप अपने होम लैब में सेटअप करने वाले हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने रिवर्स प्रॉक्सीज़ को जाना और होम लैब को एक्सेस करने का एक और मेथड कवर किया। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेके आएँगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उसे स्किप ना कर सकें। इसके अलावा हमारा क्लाउडफ्लेयर वाला मेथड भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।